आप सभी का हमारे YouTube चैनल द रिपीटर्स में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अनिल यादव है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे जो 15 से 20 दिन अभी जो बचे हुए हैं, उनके अंदर हमारी जो मॉक की स्ट्रैटेजी है, वो किस तरह से होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये जो नया पैटर्न है, उसको अच्छे से समझना होगा कि ये पैटर्न क्या है और इस पैटर्न के लिए मॉक्स की जो स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, वो किस तरह से होनी चाहिए। और इसको समझने के लिए हमें हर एक चीज़ थोड़ी डिटेल में समझनी होगी। और इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो टीसीएस या जो एडिक्विटी है या फिर आप क्यूबेशन समझ लें जो क्वेश्चन बैंक बना रहा है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, जब टीसीएस पेपर कंडक्ट करवाता था तो पेपर थोड़ा आसान होता था और वो 1 घंटे में आराम से हमसे हो जाता था, ठीक है। लेकिन एडिक्विटी ने क्या करा, पेपर तो 1 घंटा ही दिया उन्होंने टाइम तो, लेकिन इन्होंने पेपर को थोड़ा टफ बना दिया इसके कंपैरिजन में और बहुत ज्यादा लेंदी बना दिया। अब फेज 13 के जितने भी एग्जाम लगे वो सारे के सारे लेंदी तो थे ही, चाहे आप एमटीएस का एग्जाम ले लो या फिर आप 12th लेवल का ले लो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का ले लो। लेकिन अगर मैं टफनेस की बात करूं तो टफनेस ज्यादा किसकी थी, ग्रेजुएशन लेवल वाले पेपर की थी। बट ये जो टफनेस है ये इतना भी ज्यादा नहीं था जितना कि आजकल मॉक्स में आपको दिया जा रहा है। चाहे आप टेक्स्ट बुक को ले लो या ओली बोर्ड को ले लो, आरबीई को ले लो या पंडित्स वाले जो मॉक्स हैं, इन्होंने सबने पेपर को टफ के साथ साथ लेंदी भी बना दिया। और इससे जो मार्क्स है आपके ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गए और सब के सब पैनिक में आ गए कि हमारे जहां पर पहले 150 से 160 मार्क्स आते थे, वही अब जो मार्क्स है 110 से 120 के बीच में होने लग गए। अगर यहीं पर अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो सीजीएल में टफनेस लेवल जितना मॉक में आ रहा है उतना आएगा कि नहीं आएगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन एक चीज की गारंटी है कि पेपर लेंदी जरूर आएगा। और इस लेंदी पेपर को किस तरह से आपको टैकल करना है, किस तरह से आपकी मॉक की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि जब पेपर का जो लेवल है वो टफ होता है और पेपर लेंदी होता है, तो ये जो पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे पेपर में सिलेक्शन केवल पढ़ने वाले का होता है। क्योंकि आसान पेपर जब होता है तो उसमें सबके नंबर आ जाते हैं, उसमें गधे घोड़े सब बराबर हो जाते हैं। जैसे कि सीजीएल 2024 मेंस के टाइम हुआ था। इसमें पेपर इतना आसान था, मैथ्स में तो मैं आपको बताऊं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर उन्होंने पूछा था सीधा सीधा क्वेश्चन देके, ठीक है। तो ये पेपर इतना आसान था कि सबके नंबर आ गए। बहुत सारे आपको मिलेंगे जिनके 90 आउट ऑफ 90 आ रहे हैं मैथ्स के अंदर। बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनके 135 आउट ऑफ 135 मिलेंगे इंग्लिश के अंदर। मतलब पेपर का लेवल इतना गिरा हुआ था कि मार्क्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि जो कट ऑफ गई थी पिछली बार, अगर मैं 2023 की बात करूं तो कट ऑफ 305 या 306 के आसपास गई थी, वही कट ऑफ बढ़ के 336 हो गई 2024 के अंदर, ठीक है। तो ऐसे आसान पेपर में गधे घोड़े जिनकी तैयारी नहीं है वो भी इक्वल आ जाते हैं और जिनकी तैयारी है वो भी उनके इक्वल आ जाते हैं। यही कारण है कि सीजीएल 2024 के अंदर आपको ऐसे लोग बहुत मिल गए होंगे जिनका 6 महीने में सिलेक्शन हो गया। एक महानुभाव तो 4 महीने वाला मिल गया कि मैं तो 4 महीने में सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो गधे घोड़े सब होते हैं वो सब बराबर हो जाते हैं आसान पेपर में। लेकिन जब पेपर टफ आता है, लेंथी आता है, तो ऐसे पेपर में केवल सिलेक्शन किनका होता है कि जो पढ़ने वाले होते हैं। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि सीजीएल 25 के अंदर आपको ये 6 महीने वाले, 4 महीने वाले, इवन 1 साल वाला बहुत कम, बहुत रेयर ऐसे लोग मिलेंगे। मतलब यूं मान लो कि आप 1000 में से या फिर 10,000 में एक बंदा ऐसा मिलेगा जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो रहा हो, इस टाइप के लेवल का जो अगर पेपर आता है तब। क्योंकि आसान पेपर में क्या होता है, जो जिनकी तैयारी कम होती है वो भी कंपटीशन में आ जाते हैं, जबकि टफ पेपर में इन्हीं स्टूडेंट की स्किमिंग हो जाती है। तो जिनकी तैयारी अच्छी है वो खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, इस बार सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर पेपर जब टफ आ जाता है और उसके साथ साथ लेंदी भी हो जाता है, तो उसमें एक कंडीशन और लग जाती है। वो कंडीशन ये होती है कि जो तैयारी करने वाले हैं सिलेक्शन तो उन्हीं का होता है, लेकिन इनमें से भी उन्हीं स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन होगा जिनको ये पता होगा कि ऐसे पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर कोई चीज जो आपकी नैया पार लगा सकती है या सिलेक्शन दिलवा सकती है तो वो है मॉक प्रैक्टिस। और इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे कि आपको किस तरीके से मॉक की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको उसमें देखनी है, क्या क्या चीजें आपको करनी नहीं है, वो सारी चीज इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मॉक स्ट्रेटेजी को लेकर कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि मॉक की इंपॉर्टेंस क्या है, मॉक को अटेम्प्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए और मॉक के टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों को मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि इन सब को मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक एक चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये केवल वीडियो ही नहीं है, ये मेरा 5 साल की एसएससी की प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस है। इसीलिए ये वीडियो एसएससी की फील्ड में मॉक स्ट्रेटेजी को लेकर सबसे अच्छा वीडियो है। तो अगर आपने इसको नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा।
और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब पेपर है वो टफ हो जाता है और उसके साथ-साथ में लेंथी भी हो जाता है, तो इस केस में आपको अपने अंदर किन-किन चीज़ों में चेंजेस करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे कि आपको क्या-क्या चीज़ें चेंजेस करनी है इस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है आपका माइंडसेट। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों के मार्क्स डिक्रीज़ हो गए, ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो गए और सब के सब पैनिक मोड में आ गए। अब वो पैनिक मोड में क्यों आ गए? क्योंकि उनको पहले लगता था कि 150 के अगर आस-पास में स्कोर आ रहा है, तो वो एक सेफ मोड में है। लेकिन वही चीज़ उनका स्कोर अब कितना हो गया है 110, 120 और 130 के बीच में आ गया है। तो जिनका स्कोर इतना डिक्रीज़ हो जाए और उनका माइंडसेट अभी तक 150 वाला हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैनिक में आएँगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको चेंज करनी है, वो ये करनी है कि आपका जो माइंडसेट है कि 150 एक सेफ स्कोर है, उसको चेंज करके आपको ये सोचना है कि अब जो हमारा सेफ स्कोर है, वो 120 से 130 के बीच का स्कोर है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, पहले आसान पेपर जब लेता था टीसीएस, उस टाइम क्या होता था, हमको 100 क्वेश्चन करने होते थे 1 घंटे में, ठीक है? और इसमें हम रीज़निंग में मैक्स टू मैक्स 15 मिनट देते थे, ठीक है? मैथ्स में हम ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट देते थे। इंग्लिश को हम 8 से 10 मिनट देते थे और रीज़निंग को हम देते थे जीके को हम देते थे 5 मिनट, ठीक है? तो ये ऑलमोस्ट एवरेज जो टाइम होता था, इसी अकॉर्डिंग होता था। इसमें प्लस माइनस होता था सबके साथ में। अब क्या हो गया है कि पेपर लेंथी बन गया है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में बड़े-बड़े जैसे अब कल स्टेनो के आंसर किए तो उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे। उनको चाहे वो इतने टफ नहीं होंगे लेकिन आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ने में टाइम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपकी 1 मिनट तो उस क्वेश्चन में खराब होगी। तो जो टाइम है 15 मिनट वो इंक्रीज़ हो चुका है क्योंकि ऐसे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इवन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नए भी हैं आपके लिए, ठीक है? तो उनको करने में अब जैसे आपने जो पुराने टीसीएस के पैटर्न की तो आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, लेकिन नए क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस नहीं करी है ना, तो अब आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आपको सोचना पड़ेगा। तो उस सोचने में टाइम बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जाएगा। तो अब ये जो टाइम है 15 मिनट का, तो ये बढ़कर आराम से 18 से 20 मिनट हो गया है, ठीक है? अब यहाँ पर रीज़निंग में आपका टाइम एक्स्ट्रा हो गया। फिर अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में भी नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टोन ऑफ द पैसेज पूछ रहे हैं या फिर ठीक है पैराग्राफ कोई बड़ा-बड़ा दे रहा है, पीक्यूआरएस भी थोड़े बड़े-बड़े पूछे जा रहे हैं, ठीक है? ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इंग्लिश में 8 से 10 मिनट नहीं लगकर थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जीएस में भी सेम चीज़ हो गई, जीएस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसे स्टेनो के पेपर में एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेटमेंट दे रखे थे और पूछ रहा था कि इन चारों में कौन-कौन से सही हैं। इट मीन्स आपको 4 क्वेश्चन पढ़ने पड़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि पहले वन लाइनर क्वेश्चन्स आते थे जीएस के अंदर, अब वन लाइनर 4 क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट हो गए। अब ये जो स्टेटमेंट है ना वो 4 क्वेश्चन के बराबर है पुराने वाले से कंपेयर करूँ तो मैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 5 मिनट से तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि ह जो अगर मैं पूरे मॉक की बात करूँ तो उसमें स्कोरिंग क्या होता है? स्कोरिंग एक तो मैथ्स होता है और एक रीज़निंग होता है, ठीक है? चलो रीज़निंग तो मान लिया कि ऑलमोस्ट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा थोड़ा टाइम लेकर। लेकिन मैथ्स कैसे होगा? मैथ्स के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा। आपने रीज़निंग में 15 से 20 मिनट तो आपने रीज़निंग में दे दिए। जीएस में आपने 8 से 10 मिनट दे दिए। इंग्लिश में आपने 10 से 12 मिनट दे दिए, तो मैथ्स के लिए कितना बचा? 20 से 25 मिनट बचे। अब 20 से 25 मिनट में मैथ्स आप नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस कैसी है? हमारी मैथ को लेकर प्रैक्टिस ऐसी है कि हम मैथ्स को 25 से 30 मिनट में करेंगे, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब स्कोरिंग सब्जेक्ट में ही आप पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो स्कोर ऑब्वियसली कम होगा और ये एक के साथ नहीं हो रहा है। ये जितने भी पेपर दे रहे हैं, जितने भी मॉक दे रहे हैं, उन सब के साथ ऐसा हो रहा है। इसी वजह से जो ये 150 वाला जो स्कोर था, सेफ स्कोर, वो ही कम होकर 120 से 130 के बीच में हो गया है, तो आपको ये माइंडसेट चेंज करना है। दूसरा ये है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो प्री डिटरमाइंड नहीं होनी चाहिए। प्री डिटरमाइंड का क्या मतलब हुआ कि मेरे को इस पेपर में इतना अटेम्प्ट करना है, मेरे को 80 अटेम्प्ट करना है, मेरे को 140, 130, 145 इतना स्कोर करना है। ये सब चीज़ें नहीं करनी है। क्यों? क्यों नहीं करनी है? क्योंकि देखो अभी तो आपको चले मॉक में तो पता है कि आपका जो पेपर है वो थोड़ा टफ आ रहा है, थोड़ा लेंथी आ रहा है। लेकिन हो सकता है सीजीएल का पेपर आपका टफ नहीं होकर थोड़ा-सा लेंथी पेपर बना दे। हो सकता है थोड़ा-सा कंपैरेटिवली आसान बना दे, अगर मैं फेज़ की बात करूँ तो। हो सकता है उससे थोड़ा टफ बना दे, तो ये जो प्री डिटरमाइंड चीज़ें हैं, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं पहले इतना अटेम्प्ट करूँगा, चाहे जो दिमाग है वो 130 को ही बोल रहा हो या 140 को बोल रहा हो, तो ये सारी चीज़ें गलत है। क्योंकि अगर आप ऐसा दिमाग लेकर जाएँगे और वैसी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, तो आप वहाँ पर पैनिक कर सकते हैं। इसी वजह से प्री डिटरमाइंड नहीं होना है।
अब इसमें एक और चीज़ है कि आपको प्रीडिटरमाइंड आपके मॉक के स्कोर को लेकर नहीं होना है कि मेरे को इतना स्कोर करना है। ना ही आपको अटेम्प्ट्स को लेकर करना है कि मेरे को इतने अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा आपको जो टाइमिंग होती है ना, जैसे कि आपने जैसे रीजनिंग को सोच रखा है कि मेरे को 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है और मैथ्स को मेरे को 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। तो ये जो प्रीडिटरमाइंड थिंग्स है ना, ऐसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि रीजनिंग का पेपर टफ आएगा कि आसान आएगा। अगर आसान आ जाता है हो सकता है 15 मिनट से कम लग जाए, अगर टफ आता है तो हो सकता है 20 मिनट भी लग जाए। तो जब यहाँ पर 20 मिनट लग जाएँगे तो मैथ्स में आपको टाइम कम बचेगा, आप पैनिक मोड में आ जाएँगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब मैं बताऊँगा कि आपको पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? अब मॉक देने से पहले आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि एनवायरनमेंट, पोज़ीशनिंग, आपको दिमाग को एक्टिवेट कैसे करना है एग्ज़ाम से पहले, आपके मॉक देने का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, आप रफ पेपर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को डिटेल में मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। आप यहाँ से देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, किस तरह से इन चीज़ों को टैकल करना है। जैसे अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ, तो देखो एनवायरनमेंट जैसे फेज़ 13 और जो अभी स्टेनो का एग्ज़ाम है, उसमें लोगों ने देखा कि भई वहाँ के जो इन्विजिलेटर है, वो थोड़े से बातें ज़्यादा कर रहे हैं या फिर नॉइज़ी एनवायरनमेंट है। आपको टाइम पर चीज़ें हो नहीं रही है, कभी बीच-बीच में आपके जो थंब इम्प्रेशन करवाने आ रहे हैं, साइन करवाने आ रहे हैं। तो इस तरह का एनवायरनमेंट थोड़ा-सा क्रिएट करने की कोशिश करिए, जैसे कि आप लाइब्रेरी में दे सकते हैं। लाइब्रेरी में क्या होता है कि लोग बात तो नहीं करते हैं, लोग कभी कौन आता है, कभी कौन जाता है। अगर आप गेट के पास है तो कभी कोई आएगा, कभी कोई जाएगा। तो इस तरह का चीज़ें थोड़ा-सा जो आपका एनवायरनमेंट है या फिर मॉक देने की जो जगह है, उसको इस तरह से बनाइए आप। ठीक है? ताकि आपको मॉक में जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है? और वो वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, ये वाली। अब हम बात करेंगे कि मॉक के दौरान आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है और क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है, और उसमें सबसे पहले चीज़ आती है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अब देखो यहाँ पर मैंने ये चीज़ इंक्लूड क्यों करी है, इसके पीछे रीज़न है। इसके पीछे क्या रीज़न है? वही फिर परमार सर। अब आप फिर बोलोगे परमार सर को आपने फिर से गुस्सा दिया। कि आपको उनके खिलाफ कोई चिढ़ है क्या? अरे मेरे को कोई चिढ़ नहीं है उनसे। आज से 5 से 6 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो डाला मॉक स्ट्रैटेजी को लेकर, ठीक है? अगर किसी ने नहीं देखा है तो एक बार देखिए आप जाके, उन्होंने वहाँ पर क्या बोला। उन्होंने वहाँ पर ये बोला कि आपके अगर 4 ऑप्शंस यहाँ पर है, और अगर इन 4 ऑप्शंस में से अगर आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देते हैं, तो आप इन 3 जो ऑप्शंस बचे हैं उनमें गेस अटेम्प्ट लीजिए। अब फिर उन्होंने बोला कि गैस अटेम्प्ट क्यों लेने हैं? क्योंकि गैस अटेम्प्ट लेंगे तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज़ होंगे। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज़ होंगे तो इनमें तुक्के अगर आपके तुक्के बढ़ गए तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएँगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। मतलब ओवरऑल अगर मैं क्रक्स निकालूँ तो उन ये बोल रहे हैं कि भैया प्री एक लक बेस्ड हो गया है कि आपको तुक्के मारने पड़ेंगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है? तो मैं सर से ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर अगर प्रीलिम्स ही लक बेस्ड आपने बना दिया तो अभी मेंस तो बहुत दूर की बात है। फिर मेंस में बच्चे पढ़े क्यों हैं? जब प्री लक बेस्ड हो गया तो मेंस तो बहुत, मतलब फिर तो उसमें तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुक्के मार के आ जाओ सारे, जिसके सही हो गया वो तो पास हो जाएगा, जिसके नहीं हुए फिर वो फेल हो जाएगा। अब यहाँ पर ना सर की कोई गलती नहीं है। अब सर की गलती क्यों नहीं है? क्योंकि सर को ये नहीं पता ना कि जब टफ पेपर आता है या लेंथी पेपर आता है उसमें एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, ना कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। क्योंकि सर को ये पता होता तो सर ये बात नहीं बोलते। तो सर मैं आपसे इतना सा कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है ना, उस फील्ड में आप वीडियोज़ बनाना बंद करिए। अब आपने बना क्यों दिए? क्योंकि भैया व्यूज़ आते हैं, तो व्यूज़ आएँगे तो आप तो बनाएँगे उसपे वीडियो। यही चीज़ आपने गगन प्रताप को भी बोली थी जब उन्होंने मैथ्स का टीचर होके जीएस को लेकर बात बोली थी कि जीएस को बेसिक से पढ़ना होगा या फिर क्वेश्चंस के थ्रू जीएस नहीं पढ़नी होती है। तब आपने तो बोल दिया कि भैया मैथ का टीचर जब जीएस में एक्सपर्टीज़ नहीं है तो वो कैसे बोल रहा है? यही मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आपकी एक्सपर्टीज़ इस फील्ड में नहीं है, मॉक स्ट्रैटेजी को लेकर, उस फील्ड में आप मत बोलिए। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ तुक्के नहीं मारने होते हैं, तुक्के मारने होते हैं, लेकिन जब आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें, 2 ऑप्शन आपके पास में बचते हैं कि भैया इन दोनों में से आप गेस अटेम्प्ट ले लीजिए, वो भी कब? जब जीएस और इंग्लिश की बात हो कि भैया 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, अब आप इन 2 में से ले लीजिए। वो तो एक कैलकुलेटेड गेस भी हुआ। 3 एक ऑप्शन गलत हुआ और उसमें तुक्के मार दो, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात हो गई। खैर छोड़ो, आपको उन वीडियोज़ में बिल्कुल नहीं जाना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के चक्कर में अगर आपने तुक्के मार दिए, तो भैया आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि टफ पेपर और लेंथी पेपर होता है, उसमें जो अगर मैटर करती है ना, वो करती है एक्यूरेसी। आपकी कितनी अच्छी एक्यूरेसी, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का होगा।
फिर दूसरा आता है कि आपको चीज़ें ईगो पे नहीं लेनी है। अब देखो इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे क होते हैं कि जिनको जो रीज़निंग में फिगर काउंटिंग वाला होता है ना कि इसमें ट्रायंगल देखिए और उसके ऑप्शंस भी इतने होते हैं कि 21, 22, 23, 24 मतलब ऐसे ऑप्शन होने के बाद में भी उन क्वेश्चंस को वो अटेम्प्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मेरा रीज़निंग अच्छा है, मेरा फिगर काउंटिंग अच्छा है तो मैं ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगा। तो देखो पहली चीज़ तो ये कि फिगर जब काउंट करेंगे, 21 ट्रायंगल जब हम काउंट करेंगे तो भैया आपको ऑब्वियस सी बात है कि इसमें टाइम लगेगा, 2 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे और इसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो इतने क्लोज़ होते हैं कि इसमें आपका टाइम इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। मतलब यूँ मान लो कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो आप अगर ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो। तो चीज़ों को ईगो पे नहीं लेना है कि भैया ये तो मैं तो इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ हूँ, मैं तो इस क्वेश्चन को करूँगा या फिर मैथ्स को लेकर हो गया कि भैया मेरी मैथ तो बहुत अच्छी है, मेरे मॉक्स में 50 आते हैं तो भैया मैं तो मैथ्स को तो करूँगा ही करूँगा। ठीक है? चाहे मेरे को कितना टाइम लग जाए। अब भैया मैथ थोड़ी टफ आ गई तो आपके लेने के देने पड़ जाएँगे उधर। समझ में आ रहा है? तो चीज़ों को ईगो पे बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये एग्ज़ाम है, इसको स्मार्ट वे में अगर करोगे तो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। फिर तीसरा आता है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है। अगर आप कोई मॉक दे रहे हैं तो उसमें 1 मिनट से ज़्यादा आप किसी भी क्वेश्चन में मत लगाइए, चाहे आप उस क्वेश्चन को आधा-अधूरा ही क्यों ना हो। अब आप बोलोगे कि सर आधा-अधूरा हो गया है, फिर 70-80% क्वेश्चन हो गया तो उसको क्यों छोड़ें? भैया उसको छोड़ना नहीं है, उसको वापस आते टाइम करना है। अब वापस आते टाइम करेंगे तो अब फिर ये बोलोगे कि सर ये रफ रफ में करेंगे तो क्या पता कि क्वेश्चन मिले कि नहीं मिले, फिर से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए भैया मैंने जो पिछला वीडियो था जिसके मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र करा उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि आपका जो रफ शीट है उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करिए और जैसे नंबरिंग कर लीजिए कि मेरे को एक क्वेश्चन इतनी दूर में करना है। अब चाहे आप पूरे एक पेज का 4 पोर्शन ही चाहे क्यों ना बना लो, ठीक है? तो वो जितने बड़ा सॉल्यूशन आप करते हैं, उतनी बड़ी साइज़ का आप बॉक्सेस बना लीजिए और उन्हीं में सोल्व करिए। ताकि जब आप दोबारा आएँ तो इन क्वेश्चन को देख पाएँ कि हाँ, भई आपने कहाँ तक सोल्व करा है और अब इसके आगे क्या करना है। देखो अगर इस तरह से अप्रोच करोगे तो जो आसान-आसान क्वेश्चन है वो आपसे नहीं छूटेंगे और आपका जो स्कोर है, जो अटेम्प्ट्स है वो भी इंक्रीज़ होंगे, स्कोर भी इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह से चीज़ें आपको करनी है, कहीं पर भी अटकना नहीं है। जहाँ पर अटके, यूँ मान लो गेम आपका वहीं खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे कि इस पेपर में आपको चीज़ें क्या-क्या करनी है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है स्किपिंग। मतलब टफ पेपर और लेंथी पेपर में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या आपको करना है उससे ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है। ठीक है? अगर आपको ये पता है कि क्या आपको छोड़ना है तो आप उस पेपर में सेलेक्ट हो जाएँगे, कोई नहीं रोकेगा आपको। तो ये जो स्किपिंग है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्किपिंग नहीं सीखी तो आप टफ क्वेश्चंस में अटक सकते हैं। टफ क्वेश्चंस जो होते हैं, जो बड़े-बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उनके अंदर आप वहाँ पर अटक जाएँगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा और एंड में आपके क्वेश्चन बच जाएँगे। इसी वजह से स्किपिंग आपको बिल्कुल सीखनी है। आपको अपने वीक पॉइंट्स और आपको स्ट्रॉन्ग जो भी पॉइंट्स हैं, उनको सबसे पहले करना है। उनमें भी जो लंबे-लंबे क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार के लिए छोड़ देना है। सेकंड राउंड में उनको करना है, ठीक है? इसीलिए आपको मिनिमम 2 राउंड तो करने ही करने होते हैं पेपर के अंदर। अब देखो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहली तो कौन-सी होगी स्किपिंग और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि आप क्वेश्चंस को आराम-आराम से पढ़िए। देखो मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो हड़बड़ाहट करते हैं। हड़बड़ाहट क्यों करते हैं कि उनको जल्दीबाज़ी करनी रहती है कि पेपर को जल्दी-जल्दी करना है, जल्दी-जल्दी करना है, टाइम कम बच रहा है। और इस जल्दी-जल्दी के चक्कर में वो क्वेश्चंस को क्या करते हैं, बहुत तेज़-तेज़ पढ़ते हैं और वो क्वेश्चन जब नहीं होता तो उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं वो कि भई मैंने क्वेश्चन को सही तो पढ़ा है ना? या फिर क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया, उनको समझ में नहीं आएगा, फिर वो दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसी वजह से यहाँ पर 2 बार जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका टाइम खराब होगा। तो क्वेश्चन को आराम-आराम से पढ़ना है, चाहे आपको 5 से 6 सेकंड इसमें आपके एक्स्ट्रा लग जाए। अगर आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लिया, तो आपका आधा काम तो वहीं हो गया, ठीक है? आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ा, आपको सीधा-सीधा पता चल जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन छोड़ना है या आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है? तो इसी से आपकी स्किपिंग भी इम्प्रूव होगी जब आप आराम-आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस मॉक स्ट्रैटेजी के अंदर कि आने वाले 15 दिनों में आपको सीखना ही यही है। अब देखो ये चीज़ है ना आराम-आराम से पढ़ना, ये एक दिन का काम नहीं है कि एक मॉक में आप सीख गए। ये एक प्रोसेस है, अगर आप लगातार इस पे वर्क करेंगे तब जाके आपकी हैबिट बनेगी क्वेश्चन को आराम से पढ़ने की, ठीक है? फिर मैंने बताया कि आपको 2 राउंड तो करने ही करने हैं मिनिमम क्योंकि 1 राउंड में आपका काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा, 2 राउंड तो आपको करने ही पड़ेंगे। 2 राउंड जब आप करेंगे, तभी आप उस पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँगे और जो आसान-आसान क्वेश्चन है, उनको कर पाएँगे। क्योंकि अगर आप 1 राउंड में करते हैं, तो डेफ़िनिटली 101% चीज़ ये हो जाएगी कि लास्ट में जो आसान-आसान क्वेश्चन्स हैं, वो छूट जाएँगे और आपके अटेम्प्ट्स अच्छे भी नहीं होंगे उसके चक्कर में।
फिर इसमें आता है सिली मिस्टेक्स। अब देखो सिली मिस्टेक्स से आपको बचना है। मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में आपको बताया, जो भी मैंने जिसकी भी बात करी थी, कि सिली मिस्टेक्स से कैसे दूर रहना। यहाँ पर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि जैसे मैथ्स में सिली मिस्टेक्स कैसे होती है, 2 टाइप से होती हैं। एक तो आपकी कैलकुलेशन, मतलब आप हड़बड़ी करते हैं, तो आप है ना क्वेश्चंस को जल्दी-जल्दी के चक्कर में कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है डायमीटर, आपने आंसर मार दिया रेडियस का। तो जब भी आप आंसर मार्क करने जाएँ, ठीक है, आपने आंसर निकाल लिया, अब जब आप क्लिक करने जाएँ तो उससे पहले एक बार ये पढ़ लीजिए लास्ट की लाइन कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो उससे क्या होगा कि ये वाली जो मिस्टेक्स है वो बिल्कुल आपकी दूर हो जाएगी। तो सिली मिस्टेक्स आपको इस तरह से दूर करनी है। रही बात इंग्लिश की और रीजनिंग की, देखो इंग्लिश और रीजनिंग में अगर आपको सिली मिस्टेक्स को दूर करना है, तो आपको सही आंसर फाइंड करने के बजाय आपको गलत ढूँढने हैं। मतलब जैसे इंग्लिश में 4 ऑप्शंस मिलते हैं आपको हर क्वेश्चन में, तो इनमें आपको सही नहीं ढूँढकर आपको गलत ढूँढना है कि भैया ये 3 तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होंगे, बचा हुआ इसका आंसर होगा। अगर आप ये कर पाएँगे तो आपकी सिली मिस्टेक सारी दूर हो जाएँगी, ठीक है? इस तरह से आपको पेपर को करना है। अब हम बात करते हैं कि आपको टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। तो देखो अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, तो देखो आपको मॉक किस तरह से अटेम्प्ट करना है, टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं नए क्वेश्चन की बात करूँ तो रीजनिंग में 5 से 6 क्वेश्चन नए देखने को मिले हैं, ठीक है? मैथ्स में भी सेम बात है कि 5 से 6 क्वेश्चन नए देखने को मिले हैं। इंग्लिश में मुश्किल से 2 से 3 नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं और पीक्यूआरएस में भी 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े लेंथी पूछे गए ग्रेजुएशन लेवल में, ओके? और जीएस में 6 से 7 क्वेश्चन थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। अब आपको करना क्या है कि ये जो पहले राउंड में ये जो 5 से 6 क्वेश्चंस हैं, इन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो लेंथी क्वेश्चंस हैं, जो बड़े-बड़े क्वेश्चंस हैं या नए टाइप के पूछे गए, चाहे वो आसान ही हो, एक बार के लिए उनको छोड़ दो। सेम बात मैथ्स में आ गई कि जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ऐसे क्वेश्चन को पहले राउंड में करना ही नहीं है। अगर आपको मीन, मॉड, मीडियन पूछ ले, तो ये तो आप पहले राउंड में कर सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी में बिल्कुल ही आसानी पूछ ले कि इसके कितने, कि मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछ ले, तो भले आप उनको कर सकते हैं क्योंकि पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज़ इन क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का एक बड़ा क्वेश्चन आ गया भई, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो आप उसको छोड़ दीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भई जैसे मान लें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ लिया उसने। अब ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है लेकिन थोड़ा इसमें टाइम लगता है, ठीक है? आपको हर एक चीज़ निकालने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ना है, ये क्वेश्चन सेकंड राउंड में करना है, तो पहले राउंड में ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। जैसे ज्योमेट्री हो गया, अब ज्योमेट्री में आपको अगर डायग्राम बनाना पड़ता है किसी क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन आपको पहली बार में नहीं करना है, चाहे वो कितना ही आसान क्वेश्चन हो। सेकंड राउंड में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सेम चीज़ इंग्लिश में हो गया कि पीक्यूआरएस अगर बड़े-बड़े हैं, तो उनको पहले राउंड के लिए छोड़ दो बिल्कुल भी। और आपको जैसे मान लें कि कोई नए क्वेश्चन है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है, अगर उसमें आपको सोचना पड़ रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच अगर पढ़ के, जैसे अभी काफ़ी टाइम बच रहा है, अभी 15 दिन तो मिनिमम बच ही रहे हैं आपके पास में, तो अगर आपका ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लिए, तब तो आप उसको कर लीजिए। अदरवाइज़ इन क्वेश्चन को एक बार के लिए छोड़ दीजिए। या फिर जैसे मान लें कि पैसेज, बहुत बड़ा पैसेज आ गया, ठीक है? तो आप पैसेज को पूरा नहीं पढ़कर पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं कि आपको पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप उनको ऐसे ही मार्क कर देंगे। तो जैसे मान लें कि एक पैसेज दे दिया, 4 क्वेश्चन उसमें दे दिया और 2 क्वेश्चन आपने बिना पढ़े लगा दिए। तो उन 2 क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा पैराग्राफ मत पढ़िए, इतना टाइम खराब मत करिए, उन 2 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है? वहीं पर ही। तो ये जो अप्रोच है ना, ये बहुत अच्छी अप्रोच है, बेटर अप्रोच है। अगर आप इस तरह स्मार्ट वे में चलेंगे, तो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का होगा, नो डाउट, ठीक है? सेम चीज़ जीएस में आ गई, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एक बार के लिए छोड़ दीजिए। जो वन लाइनर है, जो आप जिनसे फ़ैमिलियर है, वो क्वेश्चन आप पहले कर लीजिए। मतलब ये जो फ़ैमिलियर वाली बात है ना, ये सब क्वेश्चंस में लगती है कि चाहे रीज़निंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो। आपके फ़ैमिलियर क्वेश्चन, मतलब जो आप टीसीएस में पहले से प्रैक्टिस करते हैं, वो क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड में करने हैं। जो नए टाइप के दिख रहे हैं, वो आपको सेकंड राउंड में करने हैं। तो जैसे अगर मैं होता, तो मैं सबसे पहले रीज़निंग करता था, ठीक है? तो रीज़निंग में मैं 10 से 12 मिनट देता और इस 10 से 12 मिनट में जितने भी जो मेरे फ़ैमिलियर क्वेश्चंस थे, चाहे वो 15 से 17 हो या फिर 15 से 16 क्वेश्चन हो, इतने क्वेश्चन 10 से 12 मिनट में करके वहाँ पर मैं नेक्स्ट सेगमेंट में चला जाता। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, तो 8 से 10 मिनट में इसमें देता और जितने मेरे से क्वेश्चन होते उतने करके, जैसे पीक्यूआरएस लंबे-लंबे आ गए तो उनको मैं छोड़ देता, उनको करनी ही नहीं है मेरे को, ठीक है? जीएस में भी सेम चीज़ होगी कि 5 से 6 मिनट में जितने मेरे से वन लाइनर बन रहे थे कर लिए और बाकियों को मैंने एक बार के लिए छोड़ दिया। सेम चीज़ होगी मैथ्स में। मैथ्स में मेरे को 20 मिनट में टारगेट लेके चलना है कि 15 क्वेश्चन जो आसान-आसान क्वेश्चन है, वन लाइनर के। क्योंकि देखो जैसा कि अभी जो मॉक्स दे रहे हैं ना, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, होली बोर्ड हो गया, ये सारे टफ पेपर बना रहे हैं। जब अगर मैं फेज़ की बात करूँ, तो फेज़ 13 में मैथ्स का पेपर जो है इतना टफ नहीं आया था। आसान-आसान क्वेश्चन आए थे, बस नए टॉपिक आपके इंक्लूड कर दिए थे, जिससे लोगों को लगा कि यार मैथ्स को उन्होंने बहुत टफ बना दिया, जबकि ऐसा नहीं था।
ठीक है? तो ये जो 15 से 16 क्वेश्चन आप आराम से इन 20 मिनट में बना पाएँगे। ठीक है? इस तरह से क्या हो रहा है कि आपकी 45 मिनट जा रही हैं। अब 45 मिनट में बचते हैं 15 मिनट, तो इन 15 मिनट में पहले आप रीज़निंग में 5 से 6 मिनट दीजिए, जो बच गए क्वेश्चन उनमें। फिर आप 5 से 6 मिनट मैथ्स में दे दीजिए कि जो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मैं कर सकता था, तो उन क्वेश्चन को यहाँ पर दीजिए। इंग्लिश में अगर जैसे देखो पीक्यूआरएस अगर बड़े-बड़े हैं तो मैं तो ये मानूँगा कि छोड़ ही दीजिए, उनको कर रही हैं मत। लेकिन फिर भी अगर पीक्यूआरएस थोड़े से आसान लग रहे हो आपको पढ़ने में तो उनको 1 आधा मिनट दे दीजिए और बाकी बचा आप जीएस में दे दीजिए। इस तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है और मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको मैथ्स में 25 में से 25 अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर आप 20 भी अगर एक्यूरेसी के साथ कर देते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है? जिस तरह से लेंथी पेपर बनाया जा रहा है उस अकॉर्डिंग। सेम चीज़ रीज़निंग में भी 20 क्वेश्चन कर देंगे आसानी से, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। इंग्लिश में भी आपको अगर 20 से 22 क्वेश्चन कर देंगे तो बहुत अच्छा स्कोर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और जीएस में अगर 5 से 10 क्वेश्चन आप कर पाते हैं सही-सही, से आराम से आप 140 के आस-पास पहुँच जाएँगे, इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। 130, 140 के बीच में पहुँचते हैं तो आपका एक बिल्कुल सेफ स्कोर है। तो इस तरह से आपकी मॉक की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आने वाले 15 दिनों में। और इसके अलावा कि मॉक से पहले आपको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, आपको रफ शीट जो है उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए, वो आप जो मैंने पुराना वीडियो बनाया है उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करा है। आप वहाँ जाके देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको बहुत ही एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा कि मॉक को इस तरह से भी अटेम्प्ट करा जा सकता है। तो मुझे यहाँ पर यही सारी चीज़ें बतानी थी। धन्यवाद।